दोस्तों 18 करोड़ का कैश डिपॉजिट सेविंग बैंक अकाउंट में। मैंने अभी लास्ट वीक ही एक केस कराया है जिसमें उसके पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं था उस कैश डिपॉजिट के सोर्स का। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब कैश डिपॉजिट के केस करते हैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चौथा सीए था मैं उसका जो उसने बदला था और उम्मीद यही थी कि यार केस नहीं हो पाएगा। मुझे भी लगा आखिरी में आया है, बहुत दिक्कत थी इस चीज़ को लेके। तो आज मैं बताऊंगा इंडिया के इकलौते यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सीए सचिन पर कि किस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप कैश डिपॉजिट करते हो और जमा कर दिया है और केस लगा हुआ है तो कैसे हैंडल करें जब आपके पास कोई भी कागज ना हो। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। 20 मिनट की वीडियो जरूर है दोस्तों, लेकिन आज आपको प्रोफेशनली एक्सपर्ट बना देगी। एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर देखें और क्लाइंट जरूर देखें ताकि उनको ध्यान रहे कि कैश जमा करते वक्त किन चीज़ों को ध्यान रखना है। फैक्ट बताऊंगा, ऑर्डर भी दिखाऊंगा, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, जो रिप्लाई सबमिट कर रहा है वो भी दिखाऊंगा, सब चीज दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। दोस्तों इसमें इनकम टैक्स का नोटिस आया था एसआईसी के पास 18 करोड़ 78 लाख का 133(6) में। उसने किसी से बात करी होगी, कागज थे नहीं, उन्होंने बोला, सबने मना कर दिया भाई हम नहीं कराएंगे, अपने आप करा लो। वो गया जाके बैंक जमा कर दिया उसने। जब बैंक जमा कर दिया तो पता चला इनकम टैक्स ऑफिसर को यार कि इसमें तो कैश के साथ साथ कुछ बैंक की ट्रांजेक्शन भी हैं। टोटल 21 करोड़ का 21 करोड़ 92 लाख 59,527 का शो कोस नोटिस इशू कर दिया सेक्शन 148(b), जिसके अंदर 18 करोड़ 78 लाख 65,200 का कैश था, बाकी ऑनलाइन। बताओ, असेसी कहता है एक्सप्लेन करने 18 करोड़ 78 का कैश। इनकम टैक्स ऑफिसर ने देखा बैंक में भी ट्रांजेक्शन हैं, बोला यार 21 करोड़ की ट्रांजेक्शन जो है ये कैसे कर लिया आपने। और आईटीआर कितनी भरी हुई थी, ओरिजिनल आईटीआर सिर्फ 5,50,430 रुपए की, जिसमें उसके पास एक भी कागज नहीं था कैश का बताने का कि कैश कहां से जमा कराया। मैं आपको ये शोकोज नोटिस दिखा देता हूं जहां पे इश्यू हुआ है। ये दोस्तों शोकोज नोटिस, आप इसे पढ़ेंगे। देखिए यहां लिखा हुआ कैश डिपॉजिट 18,78,65,200 इन द करंट बैंक अकाउंट मेंटेन। यहां आप देखेंगे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कैश डिपॉजिट केस जो आया है। अब अगर देखेंगे आप तो आईटीआर भी भरी हुई है एसएससी ने, उसने ये भी लिखा हुआ है कि 550 की आईटीआर जो भरी हुई है ये रही कि ही हैड डिस्क्लोज द बिजनेस इनकम एट ₹550,430 इन हिज आईटीआर इन ऑर्डर टू नो द नेचर ऑफ डिपॉजिट बैंक स्टेटमेंट हैज बीन कॉल्ड अंडर सेक्शन 133(6). दोस्तों देखा आपने, मैंने आपको शोकोस नोटिस दिखा दिया। जो अप्रूवल थी 151 में प्रिंसिपल सीआईडी ने दी थी वो भी दिखा दी है। जब ऐसा बड़ा मैटर आया था ना 148A का, जहां पे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ने अप्रूवल दी हुई है, इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है यार। इतनी बड़ी हाई अथॉरिटी की अप्रूवल आई हुई है, इतना बड़ा मामला है और प्रॉफिट कितना इतना। अब कैसे मैंने केस को करा वो दिखाता हूँ। एक पॉइंट है दोस्तों, वो खुद एडवोकेट थे और स्टैम्प ड्यूटी खरीदते थे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से। स्टैम्प ड्यूटी यानी कि लोगों से कैश लिया, जमा कर दिया और स्टैम्प पेपर दे दिए, अपनी मार्जिनल फीस रखते थे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आपको बताने वाला हूँ मैं, क्या क्या मैंने करा स्टेप वाइज। मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर है लेकिन प्रोफेशनली समझना जरूरी है। सबसे पहले मुझे उसकी नोटिस जो आया 148 का, उसने उसमें रिप्लाई दे दिया था शो को, उसके अंदर ऑफिसर माना नहीं। उसने बोला मैं आपको कोई रिप्लाई नहीं मान रहा हूँ, मैं आपका केस लगाऊंगा और 18 करोड़ की इनकम मानूंगा। नोटिस इशू हो गया 148 का। पूरी सीरीज है असेसमेंट के ऊपर 148 पे कौन से नोटिस आते हैं, कैसे रिप्लाई होते हैं, जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप भी मेरे साथ एक्सपर्ट बनिए असेसमेंट के। जब नोटिस इशू हुआ 148 का दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आपको एक तो फाइल करनी है रिटर्न विद इन ड्यू डेट। ये ध्यान रखना, जो भी ड्यू डेट लिखी हुई है उसके अंदर आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। बाद में कभी भी फाइल नहीं करनी है। और आईटीआर फाइल करते वक्त मैंने पूरा उसका असेसमेंट करा कि यार मैं आईटीआर तभी फाइल करता हूँ 148 के अंदर जब मैं पूरा असेसमेंट कर लेता हूँ। ये आपका मेन कोर पॉइंट है। लोग क्या करते हैं, पुरानी वाली आईटीआर उठाई, उसे इंपोर्ट करी, 148 में फाइल कर दी। बहुत ही गलत अप्रोच है मेरी ये। बिना पूरे केस को स्टडी करे, आपका जो केस का रिप्लाई है ना वो इस स्टेज पे फाइनल होना चाहिए आईटीआर भरने से पहले। मैंने क्या करा, उसकी एस्टिमेट करी कि एक्चुअल बिजनेस इनकम कितनी है, क्या उसने वो सही दिखाई है कि नहीं दिखाई है। कैसे पता करा मैंने सर्टिफिकेट लिए एडवोकेट से जो सिमिलर बिजनेस में थे। मैंने 5 एडवोकेट पकड़े ऐसे जो स्टैम्प ड्यूटी का काम कर रहे थे, उनकी आईटीआर ली, कंप्यूटेशन ली, मैच करी, उनकी परसेंटेज कितनी है वो चेक करा मैंने। मेरे जो दूसरे ऑर्डर थे, कई सारे ऑर्डर मैं कैश के करा चुका हूँ ऐसे, तो मैंने वहाँ पे उन ऑर्डरों को भी सेव कर लिया कि यार ये ऑर्डर मेरे काम आएंगे। देखो बल्क में काम करने का फायदा क्या होता है, मेरे पास कई सारे ऑर्डर थे
कैश डिपॉजिट के सिमिलर बिजनेस के, जहाँ पे कैश डिपॉजिट को एडिशन नहीं करी थी, जो मैंने सबमिशन बनाया था, वो हेल्प करते हैं एसएमए को। मैंने अकाउंटिंग करी दोस्तों उसकी। जब कभी भी आपका कैश डिपॉजिट होता है हमेशा अकाउंटिंग होती है। हम लोग कैश का बताते रहते हैं, ये मेरी कैश सेल है, ये मेरा सेविंग था, ये मैंने उससे उधार लिया, मैंने उससे लिया। कभी भी हम उसकी अकाउंटिंग नहीं करते, हम उसका कभी भी कैश फ्लो बनाते। मैंने कैश फ्लो बनाया, मैंने कैश बुक बनाई, मैंने उसकी कंप्लीट बुक तैयार करी। 1800 पेज का बैंक था दोस्तों, 1800 पेज का। 4-5 स्टाफ को लगा दिया मैंने, कैश फ्लो तैयार करवाया। कैश फ्लो में क्या होता है, जितना उसका कैश डिपॉजिट था मैंने वेरीफाई करा कि वाकई में 18 करोड़ 78 लाख का कैश डिपॉजिट है या नहीं है। टोटल बैंक बैलेंस 21 करोड़ का है या नहीं है, वो कहाँ से आया। जब मैंने उसका कैश फ्लो तैयार करा, साथ में पूरा कैश नेगेटिव था जो जमा हो रहा था। फिर मैंने क्या करा, मैंने कुछ सैंपल निकाले स्टैम्प पेपर जो वो इशू करता था। फिर मैंने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की जो वेबसाइट थी ना, वहाँ से लेजर निकलवाया उसका, टोटल स्टैम्प ड्यूटी का कैलकुलेशन करी, पूरी परचेज कितनी करी है, और वो मैच करवाई स्टैम्प पेपर से सैंपल बेसिस पे। सबसे पहले मेरी ड्यूटी थी कि इनकम टैक्स ऑफिसर को ये बताऊं कि एसएससी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। बहुत जरूरी है आपके लिए नेचर ऑफ बिजनेस बताना, क्या नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या कर रहा है। यहां पे मैंने स्टैब्लिश कर दिया बिजनेस, क्या एक्चुअल में परचेज स्टैम्प पेपर ही क्या है, बिजनेस है एडवोकेट का। मैंने एडवोकेट का कार्ड लगाया, मैंने बताया इतने सालों से बिजनेस में है, स्टैम्प परचेज करता है, लोगों से कैश खरीदता है, ये सब करता है। अब जब मैंने ये सब बना दिया, अकाउंटिंग कर दी, कैश फ्लो बना दिया, इनकम टैक्स ऑफिसर के दिमाग में समझ में आया कि हाँ यार कुछ तो है। एक इंपॉर्टेंट चीज और मैंने बताई वहां पे, वो बताता हूं मैं आपको, बड़े ध्यान समझना दोस्तों, बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं मैं आपको। ये चीज कि नेचर ऑफ बिजनेस के साथ साथ जो कैश डिपॉजिट कराया 18 करोड़ का, क्या मैं उससे खा गया, क्या मैंने उससे अय्याशी करी, क्या मैं थाईलैंड घूम कर आया, क्या मैं एफडी परचेज कर ली, क्या मैंने गाड़ियां ले ली, क्या मैंने घर ले लिया। मेरा 26 ईयर्स है आपके पास, मेरा AIS है, TIS है, चेक करिए ना। अब सबसे पहला क्वेश्चन आया 142(1) के अंदर, मैंने उसका रिप्लाई फाइल करा। मैं यहाँ पे आपको एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ दोस्तों। ये है जो क्वेश्चन आया, मैं बताता हूँ उन्हें क्या क्या मांगा। सबसे पहले मांगा कि नेचर ऑफ बिजनेस बताइए, क्या प्रोफेशन करते हैं आप। फिर इसने बोला कि क्या इनकम रिसीव हुई है आपको इस साल के अंदर, ये बताइए। बैलेंस शीट दीजिए, P&L दीजिए, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल दीजिए, ताकि कोई बैंक अकाउंट आपने छुपा लिया है तो पकड़ा जाए। साथ में जो लास्ट पॉइंट था लिखा होता, प्लीज एक्सप्लेन द नेचर एंड सोर्स ऑफ कैश डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट मेंटेन विथ IDBI बैंक विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो कि था ही नहीं कुछ, 1 रुपये का भी हिसाब किताब नहीं था। एविडेंस अलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट भी देनी थी। हाईलाइट द रेलिवेंट ट्रांजेक्शन, आल्सो एक्सप्लेन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड और विड्रॉल इन कैश फ्रॉम बैंक अकाउंट। इसका रिप्लाई मैंने दिया, मैं एक बार आपको इसका रिप्लाई भी दिखा देता हूं। ये दोस्तों मैंने रिप्लाई तो बनाया पूरा, ये पूरा रिप्लाई जो है ये पूरा बना हुआ है। साथ में जो अटैचमेंट लगाई वो देख लीजिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैंने ये अटैचमेंट लगाए जिससे मेरा बेस केस जो है थोड़ा बेस बढ़े उसका। चलिए चलता हूँ डैशबोर्ड की तरफ। क्वेश्चन देख लिया आपने। अब मैंने यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस समझाया, जो मैंने पहले ही तैयार कर लिया था, समझ लिया था। मैंने यूज ऑफ कैश बताया, बहुत जरूरी है। कैश जमा करने के बाद मैंने बताया, देखिए जैसे ही कैश जमा हुआ है सेम डे मैंने स्टैम्प पेपर खरीद लिया है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की साइड से है, सेम अमाउंट का, और मैंने छोटी सी कमीशन बुक कर ली 0.5% की, उसी डेट पे टैली में एंट्री के अंदर। मैंने एविडेंस लगाया डिपार्टमेंट से कि भैया कैश जो करता है वो एसएससी से बिलोंग करता है या नहीं है। डिपार्टमेंट कह रहे हैं ना कि आपने कैश जमा कराया, आप फिर टैक्स जमा कराओ। अब मैंने तो अपना प्रूफ दे दिया है। अब मैंने डिपार्टमेंट से लिखा, मैंने ऑब्जेक्शन रेज करे 148 के कि यार कैश डिपॉजिट करने पे क्या मैंने टैक्स की चोरी कर ली है, क्या मेरी इनकम है, आप मुझे एविडेंस दो कि ये जो कैश है ये एसएससी का कैश है। डिपार्टमेंट के पास कोई जवाब नहीं था। ये मेरा रिप्लाई पूरा हो गया। फिर मेरे पास दूसरा क्वेश्चन आया 142(1) में भी। मैंने वहां लिखा कि पहला रिप्लाई जो है आपने एक्सेप्ट कर लिया है, नई चीज पूछी गई मेरे से, मैंने लिखा ये चीज। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी दिखा देता हूं दोस्तों। ये दूसरा क्वेश्चन आया, उसमें लिखा प्लीज फर्निश डिटेल ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C एंड फर्निश कॉपी, क्योंकि 80C भी क्लेम किया था, वो भी मांग लिया। हालांकि ये विदाउट स्कोप है, विदाउट जुडिक्शन है। जो इशू 148 में आएगा वही कर पूछ सकते हो आप, दूसरा नहीं पूछ सकते। प्लीज फर्निश कॉपी ऑफ लेजर ऑफ कमीशन इनकम अर्न, उसने मेरे से लेजर मांगा कमीशन इनकम का, ये मैंने बना के दिया। प्रॉपर अकाउंटिंग करी, 1800 पेज की थी लेकिन करनी पड़ी। जो ऑफिसर को समझ में आएगा
वही आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो आपके पास है वो आप देते रहो और ऑफिसर को समझ में ना आए। आपको ऑफिसर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी, चाहे कैसे भी करो। प्लीज फर्निश गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ रेट ऑफ कमीशन। यहाँ पे दिक्कत आ गई थी, वो बिजनेस तो समझ गया लेकिन रेट ऑफ कमीशन मांग रहा था, जबकि ऐसा कोई गवर्नमेंट का फिक्स रेट था ही नहीं। बहुत दिक्कत थी और 2% गूगल पे लिखा हुआ आ रहा था, मैंने देखा तो फिर भी कोशिश थी कि जीतेंगे। प्लीज फर्निश्ड लेजर ऑफ स्टैम्प पेपर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये भी मुझे काउंटिंग करनी पड़ी कि क्या लेजर बनाना है। प्लीज फर्निश कॉपी ऑफ बैंक बुक एंड कैश बुक। देखिए उसने मांगा, जिसकी तैयारी मैं 148 के नोटिस के टाइम पे ही कर चुका था। ये फ़ायदा होता है एक्सपर्टाइज का कि आप अपनी तैयारी पहले से रखो, बहुत कम टाइम मिलता है। चलिए चलता हूँ डैशबोर्ड की तरफ। इस क्वेश्चनर का भी मैंने प्रॉपर रिप्लाई दिया। अब यहाँ पे खतरी घंटी बज गई। यहाँ पे मेरे पास शोकॉज नोटिस आ गया 9 जनवरी 25 का, इनकम टैक्स ऑफिसर की। अच्छी बात है। अच्छा ये पूरा जो केस है ना, यहाँ पे मैं पहली बार इनकम टैक्स ऑफिसर की तारीफ करूंगा कि उसने सबसे अच्छा काम करा दोस्तों। उसने समझदारी दिखाई, केस को समझा, बहुत डिटेल में समझा, वर्चुअल हियरिंग में डिस्कशन भी करा, बहुत अच्छे तरीके से माना हर बात को, मेरी समझा। बहुत ही कम मुझे देखने को मिलता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर इतने अच्छे हो, तो मैं उसको थैंक यू बोलना चाहूंगा। कौन था मुझे नहीं पता क्योंकि फेसलेस में होता है। अब बिजनेस समझ गया उसने, उसको 2% प्रॉफिट पे मान लिया और 43 लाख रुपए पे शो को दे दिया मेरे को। उसने कहा ठीक है जी आपका बिजनेस है सचिन जी, मैं समझ गया हूँ, मैं आपका 2% मान रहा हूँ। जो 21 करोड़ था ना उसका 2% पे 43 लाख रुपए का प्रॉफिट मान के चल रहा हूँ मैं, पूरा कैश आपका नहीं है। अब मैं क्या हुआ, फायदा क्या हुआ समझिए, बहुत ही बारीकी पॉइंट है। मैं अपने एसएससी को 21 करोड़ की एडिशन से सीधा 43 लाख पे ले आया। मैं आपको एक बार ये शोकॉज नोटिस भी दिखा देता हूँ दोस्तों। ये रहा शोकॉज नोटिस जहाँ पे उसने इनकम 2% माना और लिखा कि भैया 43, 85, 190 आया, और ये लिख दिया कि जो प्रॉफिट है ये क्यों ना टैक्स लगाया जाए। बहुत ही परेशानी में आ गया था क्लाइंट जब उसको लगा कि इतना बड़ा टैक्स है। देख लिया आपने शोकॉज नोटिस। हालांकि जब ये आया तो मैंने बोला भाई बहुत बढ़िया हुआ तेरे लिए, 21 करोड़ से 45 पर आ गया, 43 लाख पे, मोटा मोटा 44 लाख है। उसने कहा सर मेरे पास तो पैसा नहीं है इतना, मेरा प्रॉफिट ही नहीं है इतना सर, मैं कहाँ से पे करूँगा, इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा, मैं नहीं दे पाऊंगा सर। मैं कहा मुझे पता है कोई बात नहीं। अब जो तैयारी मैंने शुरू में की थी, मैंने एडवोकेट से लिए थे ना कि कितना उनका मार्जिन है, मेरे पास ऑर्डर थे, मैंने इंटरनेट से निकाला, मैंने यहाँ पे रिप्लाई दिया। वर्चुअल हियरिंग में बताया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना। मैंने क्या बोला कि सर आप कोर्ट विजिट कर लीजिए फिजिकली। मैंने उससे बोला ऑफिसर से वर्चुअल हियरिंग में, मैंने कहा सर मेरे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मैंने जितने भी एडवोकेट का आपको कंफर्मेशन दी है, मैंने जो आपको एडवोकेट का केस चल रहा है, आप उसके पास चुपके से जाइए, अपना इंस्पेक्टर भेजिए, आप उससे पूछिए कि भैया मुझे 1 लाख रुपए के स्टैम्प पेपर निकालने हैं, आप कितने रुपए फालतू लोगे मेरे से। मैं आपको पता चल जाएगा। उसने कहा कर रहा था वो। मैंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोली, मैं कहा सर स्टैम्प ड्यूटी जो होती है हरियाणा के अंदर वो 5 से 7% होती है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कहा क्या स्टैम्प ड्यूटी जो 5 से 7% है उसके लिए कोई भी व्यक्ति क्या 2,000 रुपए दे देगा? 2% एक्स्ट्रा पे करेगा? जब सरकार ही मेरे से 5% ले रही है लेडीज की केस में और जेंट्स की केस में 7, एवरेज 6 बैठती है अगर ज्वाइन कराते हो आप तो। अलग अलग स्टेट का है, मैं बेसिक लेके चल रहा हूं कि जब स्टैम्प ड्यूटी 5% है जो सरकार ले रही है, तो क्या सिर्फ स्टैम्प पेपर निकालने के लिए कोई 2% मुझे कैसे दे देगा? कैसे पॉसिबल है सर? उसको ये बात बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा सचिन ये बात तो सही है कि जब स्टैम्प ड्यूटी 5% की है तो कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मुझे स्टैम्प पेपर के लिए 2% कैसे दे देगा? मैंने कहा सर कोई 100 रुपये नहीं देगा, वो तो एडवोकेट को बोलता है कि भैया एडवोकेट है, हमें रजिस्ट्री करानी है, हमें नहीं पता, 50 रुपये जो लेने वो ले ले, खत्म बात। मैं कहा सर बहुत कम मार्जिन है। मैंने कहा आप इसकी पिछले 4 साल की आईटीआर देखिए, परसेंटेज देखिए। मैं कहा जो एडवोकेट हैं जो सिमिलर काम कर रहे हैं उनकी परसेंटेज देखिए, और सबसे बड़ा बेस ये वाला था। मेरी बात को माना। उसने कहा सचिन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आपने बहुत अच्छे से समझाया। उनके ही वर्ड से जो ये प्रॉफिट था 43-45 का, मैंने ये भी पूछा कि सर आप बताइएगा इतना प्रॉफिट था तो ये गया कहाँ? मेरी बैंक स्टेटमेंट में तो होगा 40 लाख रुपए मेरे पास आएंगे ऐसे एडवोकेट, तो क्या मैं कार नहीं परचेस करूंगा? क्या मैं एफडी नहीं कराऊंगा? क्या मैं घर नहीं खरीदूंगा? क्या मैं अपनी लाइफ को एंजॉय बनाऊंगा? मैंने कहा सर आप जाके देखिए एक बार उसकी शॉप कितनी छोटी है। मैंने कहा आप उसका 26 चेक करिए, अगर 43 लाख का इस साल है तो क्या हर साल 43 लाख रुपए का है क्या? मैं कहा कौन सी बैंक स्टेटमेंट में आपको दिखाई दी 1 रुपए की भी एफडी? मैं कहा सर नहीं है, इनको समझ नहीं है, जमा कर दिया है पर इतना मार्जिन नहीं है। और ये बात उसको बड़ी पसंद आई। ये सारे फैक्टर इस बात को प्रूफ करते थे कि यार वाकई में उसका इतना प्रॉफिट नहीं है। और फाइनली आया ऑर्डर,
जिसमें उसने 0 एडिशन करी, 0 रुपये का टैक्स। वो भी ऑर्डर अब मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देखिए फाइनल असेसमेंट ऑर्डर है। ऑर्डर की डेट है 28 जनवरी 2025। ये जो ऑर्डर पास हुआ है सेक्शन 147 के अंदर था। अगर आप देखेंगे यकीन नहीं मानेंगे, इतना बड़ा केस और सिर्फ 2 क्वेश्चनर इशू हुए। 2 क्वेश्चनर के अंदर मैंने रिप्लाई पूरा कर दिया, क्योंकि मेरी तैयारी 148 के टाइम पे ही थी। असेसमेंट 20-21 का केस है, फाइनेंशियल 19-20। ये पूरा ऑर्डर बनाया उन्होंने। मैं आखिरी के पॉइंट आपको जरूर दिखाता हूँ कि क्या फाइंडिंग थी इनकम टैक्स ऑफिसर की। पढ़िए क्या कहता है। ड्यूरिंग द ईयर अंडर कंसिडरेशन असेसी की इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कमीशन से थी। स्टैम्प पेपर इशू करे 21 करोड़ 91 लाख के टोटल क्रेडिट। मैंने प्रूफ कर दिया ये। और उसने 44 ADA में ITA फाइल करी क्योंकि प्रोफेशनल था। द असेसी हैड मेड कैश डिपॉजिट इन हिज करंट अकाउंट फॉर पेमेंट टू इशू स्टैम्प पेपर आफ्टर ट्रांसफरिंग द स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ये लिखा उसने। ये भी लिखा उसने, देखिए, इन व्यू ऑफ द डिटेल अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट एंड कंसिडरिंग द सबमिशन फर्निश्ड बाय द असेसी, यानी कि जो मैंने सबमिशन दिया, नो एडवर्स इन्फ्रेंस इज ड्रॉन ऑन द इश्यू ऑफ प्रॉफिट एस्टिमेट एट 2% ऑफ क्रेडिट, यानी कि 2% का जो प्रॉफिट था उसको भी उसने नहीं माना। जो उसने 80C का था, 80C वाला भी मेरा ड्रॉप कर दिया, 80C वाला भी डिसअलाउ नहीं करा। और फाइनली जब ऑर्डर आया, देखिए उसने क्या लिखा, इनकम एज पर रिटर्न 139 वाली, 140 वाली 494, यानी कि 5 लाख जो ऐसे थी, 80C के बाद है कि 494, कोई भी एडिशन यहाँ नहीं करा। और असेस करी टोटल इनकम 494,500, जो मैंने ओरिजिनल आइटम में भरी थी और बाद में 148 में भी भरी। और डिमांड आई 0। मैं एक बार आपको डिमांड भी दिखा देता हूँ। ये दोस्तों डिमांड नोटिस है। अगर आप देखेंगे इंडिविजुअल्स का केस है, 28 जनवरी 25 को डिमांड नोटिस आया है, 0। इतनी खुशी हुई देख के ये, मुझे भी और असेसी को भी। और थैंक यू टू इनकम टैक्स ऑफिसर जिसने केस करा और समझा। चलिए चलता हूँ डैशबोर्ड की तरफ। तो देखा दोस्तों आपने, एक मैच्योरिटी से केस को करना, सही बताओ तो मुझे भी यकीन नहीं था कि इतना बड़ा मैटर है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अगर सही अप्रोच होगी, आप सही से एविडेंस देंगे, सही से समझा पाएंगे, और आप अपने दिमाग में ये रखेंगे कि नहीं यार ऐसे कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जब मैंने टैक्स की चोरी नहीं करी है तो मैं डरूं क्यों। यही मेरा अप्रोच थी और पूरा केस मैंने कराया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। प्रैक्टिकल लगी हो तो लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल वीडियो डालता हूँ। और आप भी मेरे साथ असेसमेंट, CIT अपील और जो नया इनकम टैक्स आने वाला है उसमें आप भी चैंपियन बन जाएंगे कि किस तरीके से असेसमेंट को हैंडल करें। और असेसी हैं वो भी बहुत ज़्यादा फायदा ले सकते हैं ये समझकर कि किस तरह केस किए जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैश डिपॉजिट इंडिया के अंदर हर कोई करता रहता है लेकिन ध्यान नहीं रखता। मैं कहूँगा कि अगर आप ये जमा करते हो तो थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखें। एक रजिस्टर मेंटेन करें, किस किस से कैश आ रहा है उसकी KYC रखें, ताकि इनकम टैक्स के टाइम पर आप वो चीज़ सबमिट कर सकें। मेरे पास एक भी KYC नहीं थी, एक भी आदमी का फ़ोन नंबर नहीं था, कुछ नहीं था कि कहाँ से कैश डिपॉजिट हुआ। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें अगर आप कैश में बिजनेस कर सकते हैं। और जितना हो सके व्हाट्सअप, फेसबुक, सब जगह इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें और मेरी प्रैक्टिकल वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँच सके। जब मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।